हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये पेज नंबर 10 है और एसएससी की पीवाईक्यू की सीरीज़ हम कर रहे थे। पेज नंबर 10 को पढ़ना है अब हमें। इसके पहले हमने पेज नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इसको हमने वीडियो बाय वीडियो मतलब हर पेज की एक वीडियो मैंने बना करके आपको पढ़ा दी है सीरीज़ में। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। शुरुआत ही पेज नंबर 3 से हुई थी, तो अब हम लोग अभी बहुत पीछे नहीं हुआ है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पीछे वाली वीडियोस भी देखें। और एसएससी पीवाईक्यू जो है, जिसमें जीएस के सारे क्वेश्चंस पूछे गए, इसको हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 10। तो गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त काल को वैसे तो इनके संस्थापक दो लोग माने गए हैं। एक तो कहीं कहीं घटोत्कच भी लिखा हुआ है, घटोत्कच आपको ऑप्शन के हिसाब से करना है, और कहीं कहीं श्री गुप्त का भी नाम आता है। ठीक है, तो गुप्त काल को वैसे वास्तविक संस्थापक कौन माना गया है? चंद्रगुप्त प्रथम। वाकाटक वंश का सीधा संबंध किससे था? तो वाकाटक वंश का संबंध सीधे सीधे किससे था? चंद्रगुप्त सेकंड से। चंद्रगुप्त सेकंड अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने दी थी, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड जो है, ये चंद्रगुप्त सेकंड शासक कैसे बना था? इन्होंने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर दी थी, और रामगुप्त की हत्या कर करके ये गद्दी पर बैठे थे। रामगुप्त की हत्या क्यों की थी? देखिए, रामगुप्त की जो पत्नी है ध्रुव देवी, हत्या करने के बाद, मतलब रामगुप्त की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त सेकंड गद्दी पर बैठे और रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से विवाह भी किया। ध्रुव देवी से विवाह भी किया, इस चीज को भी आपको याद रखना है। ध्रुव देवी से विवाह किया था किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने। ठीक, ध्रुव देवी। और ध्रुव स्वामिनी एक नाटक भी है जयशंकर प्रसाद जी का, वो इसी के संदर्भ में है। उसके अलावा देवी चंद्रगुप्तम, अगर आपने पुस्तक पढ़ी होगी या आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी है। विशाख दत्त ने लिखी है। इसी चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुव देवी का जिक्र है वहां पर, विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त ने किताब और लिखी, उसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है वो कौन सा? मुद्रा राक्षस। और ये देवी चंद्रगुप्तम किसके बारे में है? ये चंद्रगुप्त जो गुप्त शासन काल के इनके बारे में है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। वाकाटक वंश का संबंध किससे है? तो चंद्रगुप्त सेकंड से है। इस चीज को भी आपको याद रखना है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं को विक्रमादित्य कहा जाता था, इन्होंने अपनी बेटी की शादी किससे की थी? वाकाटक शाही राजवंश में की थी। तो वैवाहिक संबंध था किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय में और वाकाटक वंश के शासक में। वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त, तो प्रभावती गुप्त जो है ये कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम क्या था? प्रभावती गुप्त। और प्रभावती गुप्त कहाँ की महारानी बन गई थी? वाकाटक साम्राज्य की। अभी मैंने आपसे बताया कि वैवाहिक संबंध थे। ताम्रलिप्ति ये क्या है? प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो है ये प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, ताम्रलिप्ति। इस चीज को भी आपको याद रखना। ताम्रलिप्ति बंदरगाह ये कहाँ पर है? ताम्रलिप्ति जो है ये बंदरगाह, ये आपको बंगाल की खाड़ी के किनारे मिल जाएगा। बंगाल की खाड़ी के किनारे आपको ये बंदरगाह मिल जाएगा। ठीक है, ताम्रलिप्ति आज पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है वहां पर ही था। गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का क्या अर्थ था? देखिए, गुप्त शासकों के समय भुक्ति किसे कहते थे? तो भुक्ति क्या होता था? प्रांत को भुक्ति कहते थे। क्या कहते थे? भुक्ति। जैसे आज राज्य है, वैसे ही प्रांतों को क्या कहते थे? गुप्त शासन काल के समय भुक्ति कहते थे। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द किसको इंगित करता है? तो विधि शब्द क्या है? ये प्रशासनिक इकाई थी। विधि शब्द क्या थी? ये प्रशासनिक इकाई थी गुप्त शासन काल के समय में। इस चीज को भी आपको याद रखना है। विधि भी एक प्रशासनिक इकाई थी गुप्त के समय में। विधि, जैसे भी आपने क्या पढ़ा? भुक्ति पढ़ा। भुक्ति प्रांतों को कहते थे। तो विधि किसे कहते थे सर? विधि जो है ये एक प्रकार से जिले थे। ये जिले को क्या, जैसे आज हम लोग जिला या जनपद कहते थे, जैसे आज का मॉडर्न जनपद या जिला है, वैसे उस वक्त गुप्त काल के समय में जनपद को क्या कहते थे? विधि कहते थे। विधि। गुप्त शासक
चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? तो लिच्छवी वंश की लड़की जो कन्या थी, उससे शादी की थी किसने? गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने। और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम की जो शासिका थी, उनकी मतलब जो वाइफ थी, का क्या नाम था? इनका नाम था कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। इसको भी याद रखना है। ये किस वंश की थी? लिच्छवी वंश की थी। 319 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच में किसने शासन किया था? गुप्त राजवंश ने। 319 से लेकर के 550 तक। ठीक। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त वही है जिसको विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा था? भारत का नेपोलियन। विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा था? प्रयाग प्रशस्ति इन्हीं से संबंधित है, जिसको हरिसेन ने लिखा है संस्कृत भाषा में। गुप्त राजवंश का वह पहला शासक जिसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी, चंद्रगुप्त। गुप्त राजवंश का पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी, चंद्रगुप्त नाम उसका है। आगे देख लेते हैं, गुप्त शासकों ने किस नाम का जुर्माना लगाया था? तो ये इसका नाम था हलीवकर नामक एक जुर्माना लगाया था, जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था। जिसके पास हल होगा वो टैक्स देगा। उसका नाम था हलीवकर। किसने लगाया था? गुप्त शासकों ने। चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया था? चीनी यात्री सुंग यून आया था भारत 518 ईस्वी में, 518 AD में। प्रथम चीनी यात्री जो भारत आया उसका नाम था फाहियान। इस चीज को भी आपको याद रखना है। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था ये फाहियान। 6ठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? तो सुंग यून अभी आपने पढ़ा, 518 ईस्वी में आया था ये सुंग यून। आगे देख लेते हैं, गुप्तोत्तर साम्राज्य। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री कौन सा था जो भारत आया था? उसका नाम था योनसैंग जो है ये भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन ये वर्धन वंश का शासक था। और हर्षवर्धन जो है, इस चीज को भी आपको याद रखना है, ये लेखक भी था, इसने कई सारी किताबें भी लिखी हैं। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, सारी किताबें इसी की हैं। और 606 ईस्वी से लेकर के 647 तक ये कन्नौज का शासक रहा। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री कौन आया था भारत? योनसैंग ये भारत आया था। हालांकि पहला चीनी यात्री जो भारत आया था उसका नाम था फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आ गया था। ठीक है, योनसैंग भारत आया था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया। ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया। छह से लेकर के 643 तक जो है, 627 ईस्वी से लेकर के 643 तक ये भारत रहा। ठीक है, इस बीच में भारत आया था। 627 से मान लो ये निकला था, वहां से 630 में पहुंचा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में इसने कई सालों तक अध्ययन किया। असम में गया था ये 642 से 643 के बीच में। ठीक है, भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी, हर्षचरित किसने लिखा है? इसको लिखा है वाणभट्ट ने। हर्षचरित ने लिखा है वाणभट्ट ने। जबकि हर्ष ने क्या क्या लिखा है? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, और ये जो कुंभ मेले का जो आयोजन होता है, ये भी माना जाता है कि हर्ष ने इसकी शुरुआत करवाई थी। हर्ष ने इसकी शुरुआत करवाई थी जो है। जो यहाँ प्रयाग वाला जो कुंभ मेला, इसकी बात हो रही है। ठीक है, प्रश्न पूछा भी गया है कि कुंभ मेला जो है पहली बार इलाहाबाद में किसने शुरुआत करवाया था? इसका आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन माना जाता है इसका उत्तर। ठीक है, 644 ईस्वी के आसपास, ठीक है ना, 644 ईस्वी के आसपास की शुरुआत की थी। ठीक है, किसने? हर्षवर्धन ने। ठीक, आगे देख लेते हैं, राजा शशांक जो गौड़ वंशी शासक था, जिसके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी। तो ये किस वंश का शासक था? गौड़ ने। शशांक के बारे में कहा था इसने बोधि वृक्ष को काट दिया था। शशांक ने जो है बोधि वृक्ष जो कि गया में है, इसको काट दिया था। चीनी यात्री जो
बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था, उसका नाम था योनसेंग। 630 से लेकर के 647 तक के भारत में था। 627 में चीन से चला था। ये असम भी गया था और ये हर्षवर्धन के शासनकाल था। हर्षवर्धन का शासनकाल आपको मैंने बताया 606 से लेकर 647 AD तक। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष मतलब 618 ईस्वी में ये चालुक्य शासक जो पुलकेशिन था, एक्चुअली में हुआ क्या था, हर्षवर्धन लगातार कई युद्ध जीतते चला जा रहा था और दक्षिण भारत की तरफ रुख कर रहा था। तो उसी वक्त लेकिन इसका जो विजय रथ है उसको किसने रोक दिया? नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन सेकंड है, जो कि चालुक्य शासक था। पुलकेशिन द्वितीय ने इसका रथ रोक दिया, विजय रथ, नर्मदा के तट पर 618 ईस्वी के आसपास। और उसके ऊपर एक अभिलेख भी रवि कीर्ति का अभिलेख है, ठीक है ना। रवि कीर्ति ने इसके ऊपर वो लिखा हुआ है, एक प्रशस्ति लिखी हुई है रवि कीर्ति अभिलेख। ऐहोल अभिलेख जो है, ऐहोल अभिलेख ये आपका किससे संबंधित है? इसको लिखा है रवि कीर्ति ने। ये इनकी जो ये पराजय हुई थी, पुलकेशिन ने जो पराजित किया था हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर, उसी का जिक्र है, ऐहोल अभिलेख में है। तो ऐहोल वर्तमान में बागलकोट जिले में है, कर्नाटक के। ये चीज ध्यान रखना है आपको। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। तो राज्यवर्धन, एक्चुअली में राजा हर्षवर्धन जो है ये वर्धन वंश के शासक थे। तो इसको पुष्यभूति वंश भी कहते थे, पुष्यभूति वंश। वास्तव में ये कहाँ के थे? ये आपके थानेश्वर जो हरियाणा में पड़ता है वहाँ के थे, लेकिन फिर बाद में इनकी राजधानी कहाँ शिफ्ट हो गई? कन्नौज में। तो राजा हर्षवर्धन की जब भाई की राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठता है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेकर के 647, ठीक है। और इनकी पुस्तक रागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका। और हर्षचरित किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है, ठीक है। इन्हीं के समय में ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था वो भारत आया था और इन्होंने कुंभ मेला 644 ईस्वी के आसपास उसको शुरुआत करवाई थी इसकी, ठीक है, प्रयागराज में। इस तरीके से पेज नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू। अब मिलते हैं पेज नंबर 11 में।